welcome to your favorite channel our Infotainment and I am your host रुचि राय। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बेहतर कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे, है ना? एग्जैक्टली। चलिए आज की वीडियो के सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमने हमेशा पढ़ा है कि राजा महाराजाओं के पास बेशुमार दौलत होती थी, बहुत सारा पैसा होता था, बहुत सारा धन होता था, जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे ही देश में एक ऐसी बिजनेस फैमिली थी, उसकी हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, वो एक ऐसी बिजनेसमैन फैमिली है जिसने जो मुग़ल शासक हैं, जो मुग़ल नवाब हैं, उनको इवन ब्रिटिशर्स को भी लोन दिया और वो भी करोड़ों में। जी हाँ, करोड़ों में। वो इंडियन ही हैं, हमारे ही देश के हैं और उनकी जो फैमिली है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जाहिर सी बात है, जो राजा महाराजाओं को लोन दे रहा होगा, जो ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दे रहा होगा, तो उसका फाइनेंशियली स्टेटस तो बहुत स्ट्रांग होगा ही, साथ ही उसका जो दबदबा होगा वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा बहुत सारे लोगों को। स्पेशली जो बंगाल की जो पॉलिटिक्स थी, उसके अंदर उस फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। आज ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फैमिली जो हमारे देश की सबसे अमीर फैमिली हुआ करती थी, जिसने बहुत लोगों को करोड़ों रुपए लोन दिया है, आज उस फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे, उस आदमी के बारे में बताएंगे, उसके परिवार के बारे में बताएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो का सफ़र और जानते हैं ऐसा कौन आदमी है भाई जिसने राजा महाराजा नवाबों और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 3 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया हुआ है। सो लेट्स गो। इसकी शुरुआत होती है सेठ हीराचंद साहू के नाम के आदमी से, जो मारवाड़ के गहलोत से ताल्लुक रखते थे और अपना धर्म बदलकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। हीराचंद साहू नागौर के व्यापार के सिलसिले में 17वीं शताब्दी में बिहार आ गए, क्योंकि उस वक्त व्यापार की दृष्टि से बिहार एक महत्वपूर्ण जगह थी। ऐसे में हीराचंद ने वहाँ यूरोपियंस के साथ व्यापार किया और कुछ ही दिनों में वो इतने धनवान हो गए कि बाद में वो उन्हीं यूरोपियंस को लोन देने लगे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक हीराचंद प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हो गए थे। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में बैंकरों ने बहुत ही अच्छी और मजबूत भूमिका निभाई। उन्होंने सही तरीके से कर इकट्ठा करके शाही खजाने तक पहुंचाया। आप बैंकरों की स्थिति का महज इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें से कई ऐसे बैंकर्स भी थे जिनके पास शाही टकसाल का लाइसेंस था। मतलब ये कि वो अपने यहाँ शाही सिक्के भी बनवा सकते थे। सेठ हीराचंद के 7 बेटे थे जिन्होंने देश के हर हिस्से में बैंकिंग प्रणाली चलाई, लेकिन इनमें से चौथे नंबर का बेटा, जिसका नाम सेठ मानिकचंद था, वो बैंकिंग और व्यापार में सबसे ज्यादा निपुण था। उसने अपने काल में बैंकिंग सेक्टर को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मानिकचंद ने अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिया कि मुगल शासक और गवर्नर उनके रेगुलर ग्राहक बन गए। उसी वक्त बंगाल के नए दीवान बने मुर्शीद कुली खां, जिन्हें औरंगजेब ने वहां की टैक्स इकट्ठा करने और खजाने में जमा करवाने की जिम्मेदारी दी थी। मुर्शीद को बंगाल में लोगों के सही तरीके से टैक्स इकट्ठा करना और उसे सुरक्षित तरीके से सरकारी खजाने तक ले जाने के लिए सेठ मानिकचंद की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि बंगाल में सेठ मानिकचंद की स्थिति काफी मजबूत है और वो इस काम में निपुण भी है। मुर्शीद कुली खां ने मानिकचंद के साथ अपने संबंध बहुत मजबूत कर लिए थे। इसके बाद सेठ मानिकचंद को जगत सेठ का टाइटल दे दिया गया। उस वक्त जगत सेठ का घर केंद्रीय बैंक की तरह काम करता था। वो शाही सिक्के बनाता था, टैक्स इकट्ठा करता था, विदेशी व्यापारियों के साथ व्यापार करता था, उनके एक्सचेंज रेट निर्धारित करता था और बादशाहों और व्यापारियों को उधार भी देता था। इसी वजह से उनके परिवार को वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा। ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया कि मानिकचंद सेठ का प्रभाव बंगाल के नवाब जितना ही शक्तिशाली हो गया। और इतना ही नहीं, बंगाल के बादशाह द्वारा लिए गए हर फैसले में मानिकचंद की सलाह के बगैर कोई फैसला नहीं लिया जाता था। मानिकचंद के पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो गंगा नदी के बीच में सोने की दीवार बनवाकर उसका रास्ता रोक सकता था। बेशक असल में ये कर पाना नामुमकिन हो, लेकिन आप इस बात से मानिकचंद की अमीरी का अंदाजा लगा सकते हैं। मानिकचंद ने खुद की सुरक्षा के लिए 2000 सैनिकों की फौज भी रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी जगत सेठ से
क्रेडिट की सुविधा लिया करती थी। अंग्रेजों ने भी जगत सेठ के साथ अपने दोस्ताना संबंध रखे और धीरे धीरे खुद को स्थापित करने में उनकी सहायता मांगी। वहां भी सेठ परिवार ने आर्थिक रूप से अंग्रेजों की काफी मदद की। इस तरह सेठ परिवार की नई पीढ़ियां भी बैंकिंग सेक्टर में अहम रोल निभाती चली गई। सन 1765 में बंगाल के नवाब वर्ती अली खां की मौत के बाद उनका पोता सिराजुद्दौला तख्त पे बैठा। उस वक्त उसने मेहताब राय, जो उस वक्त के जगत सेठ की उपाधि पर थे, उनसे 3 करोड़ इकट्ठा करने की बात कही और थोड़ी सी देरी होने पर उसने मेहताब राय को थप्पड़ मार दिया। इस बेइज्जती को मेहताब राय भूल नहीं पाए। इस थप्पड़ ने बंगाल की राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। मेहताब राय ने सिराजुद्दौला का अंत करने का फैसला किया और अंग्रेजों के एजेंट बन गए। और फिर हुई वो लड़ाई जिसका नाम था बैटल ऑफ पलासी। इस लड़ाई को कुछ लोग ड्रामा भी कहते हैं, क्योंकि कहने के लिए लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। लेकिन मेहताब राय ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें गिने चुने सैनिकों के बजाय किसी और सैनिक ने युद्ध में भाग नहीं लिया। इस तरह सिराजुद्दौला को अपने ही दरबारियों के द्वारा विश्वासघात मिला और अंत में अंग्रेजों की जीत हुई। लेकिन साथ ही जगत सेठ डायनेस्टी का भी अंत होना शुरू हो गया। जगत सेठ के परिवार में अंदर ही अंदर फूट पड़ने लगी। जगत सेठ परिवार से एक और गलती हुई। उन्हें लगा कि इसके बाद अंग्रेज बंगाल से वापस चले जाएंगे, लेकिन बक्सर की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने अपना इरादा साफ कर दिया था। बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने उड़ीसा, बिहार और बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया और जगत सेठ परिवार का सारा कारोबार सिमट गया। संपत्ति के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। नौबत यहाँ तक आ गई कि इंद्रचंद जगत सेठ, जो कि उस वक्त परिवार के नए जगत सेठ की उपाधि पे थे, उन्हें अंग्रेजों के रहमो करम पे रहना पड़ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने माना कि जगत सेठ के परिवार ने शुरू से ही उनके प्रति वफादारी की है और अपनी सेवाएं दी हैं। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने फैसला लिया कि वो जगत सेठ के परिवार को जीविका चलाने के लिए हर साल 1200 यूरो पेंशन के तौर पे देगी। और इस तरह जगत सेठ का परिवार या फिर कहें डायनेस्टी का अंत हो गया। आज भी मुर्शिदाबाद में जगत सेठ परिवार का आलीशान ये घर रईसी की दास्तां को साफ साफ दिखाता है। हालांकि अब ये घर संग्रहालय में बदल चुका है। तो देखा आपने जगत सेठ की फैमिली का किस तरह इन्फ्लुएंस था वहां की राजनीति पे। बंगाल जो कि पहले बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल सब एक ही में था, तो वहाँ पे उनका राजनीतिक प्रभाव कितना दबदबा था, कितना ज़्यादा प्रभावशाली था उनका स्टेटस, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली तो वहाँ पे नवाबों को सपोर्ट करते ही थे, अंग्रेजी सरकार को सपोर्ट करते थे, साथ ही साथ वहाँ की राजनीति भी एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था उनका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। RI इंफोटेनमेंट की हमेशा से सिर्फ इतनी कोशिश होती है कि आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं, ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताएं जिसे बेहद कम लोग जानते हैं। और हम इस कोशिश में कितने कामयाब हो रहे हैं, आप ये अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए। और हमें ये भी बताइए कि आप किस नई पर्सनालिटी के बारे में या किस टॉपिक के बारे में हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इस पे वीडियो बनाएं। हमारे लिए भी आसानी होगी कि हमें पता चलेगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे कितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस रखती है, उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हम ट्राई करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको पता है ना क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए